नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस चीज की बात करेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है, हमारी कृषि। सदियों पुरानी परंपराओं से लेकर आज की मॉडर्न चुनौतियों तक भारतीय खेती का ये सफर कैसा रहा है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे भारतीय कृषि की बुनियाद से, फिर देखेंगे कृषि के विभिन्न प्रकार, भारत की शस्य ऋतुएं यानी क्रॉपिंग सीजन्स, देश की मुख्य फसलें और आखिर में बात करेंगे कृषि सुधार और नई चुनौतियों की। चलिए सबसे पहले अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, भारतीय कृषि की बुनियाद। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्या कभी इस नंबर पे गौर किया है? देश की 2/3 जनसंख्या, जी हाँ, 2/3 आबादी आज भी सीधे या घुमा फिराकर खेतीबाड़ी में लगी हुई है। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक प्राथमिक क्रिया है जो ना सिर्फ हमारे लिए अनाज उगाती है, बल्कि बड़े बड़े उद्योगों को कच्चा माल भी देती है। सच कहूं तो यही हमारी इकोनॉमी का असली बेस है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, कृषि के विभिन्न प्रकार। जमीन पर खेती आखिर होती कैसे है? चलिए सबसे पुराने तरीके से शुरू करते हैं, कर्तन दहन प्रणाली या जिसे हम स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ये एक तरह की प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। इसमें होता यह है कि जमीन के एक छोटे टुकड़े को साफ करके जलाया जाता है और फिर पुराने औजारों जैसे लकड़ी के हल और परिवार की मदद से खेती होती है। ये पूरी तरह से बारिश और मिट्टी की नेचुरल उर्वरता पर टिका है। नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम खेती भी कहते हैं। जैसे ही जमीन की ताकत कम होती है, किसान नई जमीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब अगर हम भारतीय खेती को देखें तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है हमारी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जहाँ छोटे पैमाने पर सिर्फ परिवार का पेट पालने के लिए मानसून के भरोसे काम होता है, और एकदम दूसरी तरफ है वाणिज्य कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग। इसका सीधा सा फंडा है बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल होता है ताकि पैदावार एकदम मैक्सिमम हो। लेकिन इन दोनों के बीच एक और तरीका है जिसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। सोचिए, जहां जमीन कम है और लोगों की आबादी बहुत ज्यादा, वहां क्या होगा? पीढ़ियों से जमीन बढ़ते बढ़ते खेत बहुत छोटे हो गए हैं। इसलिए उसी छोटी सी जमीन से ज्यादा अनाज निकालने के लिए भारी मात्रा में केमिकल्स और सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसानों की बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कमर्शियल खेती का ही एक और बहुत ही खास रूप है रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसे खेती और इंडस्ट्री का एकदम परफेक्ट कॉम्बो मान सकते हैं। इसमें होता यह है कि एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबर या गन्ना। क्योंकि इसे बड़े लेवल पर किया जाता है तो इसमें बहुत सारा पैसा और ढेर सारे मजदूर लगते हैं। और हाँ, इसका सारा माल सीधे फैक्ट्रियों में जाता है, इसलिए इसके लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट और मार्केट का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे खंड की, भारत की शस्य ऋतुएं। आखिर ये सब उगाया कब जाता है? भारत का जो पूरा कृषि कैलेंडर है ना, वो बहुत ही सलीके से 3 हिस्सों में बटा हुआ है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और गर्मियों में कटती हैं। इसमें आते हैं गेहूं, जौ, मटर और सरसों। फिर आती है खरीफ, जो मानसून के साथ शुरू होती है और सितंबर-अक्टूबर तक कटती है। इसमें चावल, मक्का और कपास मेन है। और इन दोनों के बीच गर्मियों का जो छोटा सा गैप होता है उसे जायद कहते हैं, जिसमें मस्त तरबूज और खीरे जैसी चीजें उगाई जाती हैं। अब रुख करते हैं चौथे भाग का, देश की मुख्य फसलें। अगर हम स्केल या उत्पादन के पैमाने की बात करें ना, तो भारत का दुनिया भर में एक बड़ा दबदबा है। क्या आपको पता है कि चावल और गन्ना उगाने के मामले में चीन के बाद पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आते हैं? ये रैंकिंग साफ दिखाती है कि भारतीय खेती का दायरा कितना विशाल है। तो चलिए सबसे पहले चावल को ही देख लेते हैं, जो हमारे देश में ज्यादातर लोगों का रोजमर्रा का खाना है। जैसा कि हमने बात की, ये खरीफ फसल है। इसे उगाने के लिए काफी गर्मी चाहिए, करीब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान और बहुत सारी नमी, मतलब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। जहां बारिश कम होती है वहां किसानों को नहरों और नलकूपों के जरिए बहुत सिंचाई करनी पड़ती है। अब चावल से एकदम उलट डिमांड है हमारी दूसरी सबसे बड़ी फसल की, और वो है गेहूं।
ये रबी की फसल है, तो जाहिर है इसे बोते समय ठंडा मौसम चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये फसल पकने को तैयार होती है, तब इसे एकदम खिली हुई तेज धूप चाहिए होती है। बस यही वजह है कि गेहूं देश के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में इतने बेहतरीन तरीके से उगता है। लेकिन खेती सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित नहीं है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों को ही ले लीजिए, ये तो सच में न्यूट्रिशन के पावर हाउस हैं। और दालों के मामले में तो भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। ये दालें मिट्टी की उर्वरता वापस लाने में बहुत मदद करती हैं। और हाँ, हमारी सुबह की शुरुआत करने वाली चाय और कॉफी जैसी फसलें भी इसी कृषि परिदृश्य का एक बहुत ही शानदार हिस्सा हैं। अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, कृषि सुधार और नई चुनौतियां। दशकों से हमारी खेती को मॉडर्न बनाने और पैदावार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें हुई हैं। 60 और 70 के दशक में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने एक नई जान फूंकी। फिर 80 और 90 के दशक में फोकस शिफ्ट हुआ संस्थागत सुधारों पर। और अगर आज की बात करें तो पूरा जोर जेनेटिक इंजीनियरिंग और कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है। इन संस्थागत सुधारों की समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने किसानों की काफी मदद की है। जैसे जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया और खेतों की चकबंदी की गई, ताकि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े एक साथ आ सकें। किसानों को बिचौलियों से और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जैसी स्कीम्स लाई गई। ये सब एक तरह से किसानों के लिए सेफ्टी नेट का काम करते हैं। पर सच्चाई ये भी है कि इतने सारे घरेलू सुधारों के बाद भी आज वैश्वीकरण हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। होता क्या है कि विकसित देशों में वहाँ की सरकारें कृषि पर भारी भरकम सब्सिडी देती हैं। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे किसानों को बहुत ही कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जो एक खतरे की घंटी है। अब इस कंपटीशन से कैसे बचें? इसके लिए एक मॉडर्न तकनीकी समाधान की बात होती है, जिसे हम जीन क्रांति कहते हैं। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बीजों की बिल्कुल नई और हाइब्रिड वैरायटीज बनाई जाती हैं। मकसद ये है कि पैदावार इतनी दमदार हो कि हम विश्व स्तर पर आसानी से टक्कर ले सकें। और जीन क्रांति के ठीक पैरेलल एक और ट्रेंड आजकल बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें फैक्ट्री में बने किसी भी केमिकल, फर्टिलाइजर या कीटनाशक का कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारा पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित रहता है और मिट्टी की क्वालिटी खराब नहीं होती। लेकिन इन सारी नई तकनीकों के बीच एक बहुत ही कठोर सच्चाई भी मौजूद है, जमीन की कमी। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। देश में करीब 83 करोड़ लोग सिर्फ 25 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर निर्भर है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक औसत इंसान के हिस्से में आधा हेक्टेयर जमीन भी नहीं आती। ये हमारी जमीन पर बहुत ही भारी दबाव है। इस घटती जमीन और कम होती आमदनी को देखते हुए अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा दिलचस्प नजरिया सामने आता है। स्रोत के मुताबिक भारतीय किसानों को अपना शस्यावर्तन करना चाहिए और अनाज की जगह कीमती फसलें उगानी चाहिए। मतलब कि फलों, औषधीय पौधों या बायोडीजल वाली फसलों पर फोकस करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आमदनी बढ़ेगी, बल्कि पानी की भी भारी बचत होगी। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या वाकई हमें खेतों में अनाज उगाना कम करके कीमती फसलों की तरफ मुड़ जाना चाहिए? अगर हम ऐसा करते हैं तो आज की खाद्य सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक समृद्धि के बीच एक बैलेंस कैसे बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।